हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट टेस्ट 2 एकम कसौटी का सॉल्यूशन इंग्लिश का स्टैंडर्ड 11th। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में जो 3 मार्क्स का है उसमें ट्रू फॉल्स आए हैं आप लोगों को। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट आवर मोरल ड्यूटी। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? बचाना। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। नॉट मतलब नहीं। मोरल मतलब नैतिक ड्यूटी। तो इसमें पूछ रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को बचाना हमारी नैतिक ड्यूटी, ठीक है, हमारा नैतिक काम नहीं है तो ये गलत है। वो हमारी नैतिक काम है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें उसको बचाना चाहिए। अगर कोई भी उसे परेशान कर रहा है या तोड़ रहा है जी या काट रहा है पेड़ को तो हमें उसे बचाना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है कंगड़ विलेज हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 2000 फैमिलीज। तो जो कंगड़ विलेज है उसमें कितनी जनसंख्या है? पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। तो उसमें 200 फैमिलीज की जनसंख्या वहाँ पे रहती थी कंगड़ विलेज के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2000। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राइट आंसर क्या होना चाहिए था? 200 फैमिलीज। देन द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू लव द फॉरेस्ट। क्या चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि उन लोगों को प्यार था जंगल से। हाँ, प्यार था, बट जो चैप्टर की लाइन है उसमें लिखा हुआ है चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को प्यार था। एट द एंड जो मतलब है वो तो यही है कि उन लोगों को प्यार था जंगल से, इसलिए वो लोग बचा रहे थे। बट इन द चैप्टर जहाँ पे लाइन लिखी हुई वहाँ पे ये लाइन है, द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, बचाने के लिए। तो मैं पहला मोटिव जो रहेगा वो हमेशा रहेगा प्रोटेक्ट। फिर बैकअप में हम सोच सकते हैं कि हाँ उनको उन लोगों ने बचाया था क्योंकि उनको प्यार था, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। तो तीनों जो आपके ट्रू फॉल्स है वो होंगे फॉल्स। देन मूविंग फॉरवर्ड हम आ रहे हैं नियरेस्ट मीनिंग में। नियरेस्ट मीनिंग्स के अंदर पहला जो है 4th नंबर पे वो लिखा हुआ है फेबल। फेबल का मतलब होता है डर गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा डर, ये ड है, ठीक है, घ लिख दिया है बाय मिस्टेक। तो फेबल का मतलब होता है डर जाना, ठीक है। तो टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को टॉलरेट करके रखना, ठीक है। कितना अभी परेशान कर रहा है बट अपन उसको टॉलरेट करें। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, ठीक है, कोई चीज़ के लिए। वीक मतलब कमज़ोर। ट्रेजर किसी खजाने के लिए बोलते हैं। तो फेबल जो है उसका आंसर होगा वीक, कमज़ोर, ठीक है, जो डर जाता है वो। हमको इसमें नियरेस्ट मीनिंग देखना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा आपको। एक होता है मीनिंग्स जिसके अंदर आपको इसका प्रॉपर मीनिंग मिलता है कि इसका मतलब ये है। यहाँ पे बोला गया है फेबल के नियरेस्ट मतलब आजू बाजू वाला मीनिंग बताओ। तो फेबल मतलब होता है डर जाना, ठीक है। तो कौन डरता है? जो कमज़ोर होता है। ऐसे आपको रिलेट करना है, ठीक है। देन सेकेंड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट मतलब कि छोटा, ठीक है, जिसकी हाइट छोटी हो या छोटी सी चीज़, ठीक है, छोटा शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बड़ा, तो यहाँ लिखा है वेरी शॉर्ट। रेयर मतलब जो रेयर पीस हो, जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरे पास एक डायमंड है जो रेयर है, मतलब बहुत कम देखने मिलता है। लैक मतलब कमी, ठीक है। शॉर्टेज किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना। जो स्कैरसिटी का आंसर होगा शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी हो जाना उसको कहते हैं शॉर्टेज। यहाँ पे लैक और जो शॉर्टेज है वो दोनों जो है वो आजू बाजू है, बट इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग जाएगा वो जाएगा शॉर्टेज, ठीक है। देन है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है संतोष किसी चीज़ का, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन का भी मतलब होता है संतोष, ठीक है। आप सेटिस्फाई हो जो भी आपने किया, आपने जितना पढ़ा आप उससे सेटिस्फाई हो, वो होता है। वॉचफुल मतलब किसी पे नज़र रखना। ऑब्जर्व मतलब भी नज़र रखना, ठीक है। सो बाय दिस हमारे नियरेस्ट मीनिंग्स ख़त्म होते हैं जो आपके थे 3 मार्क्स के। नाउ मूविंग टू फंक्शंस। फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है? टीचर हैव यू फिनिश्ड योर, टीचर इज सेइंग हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट वत्सल। टीचर इज सेइंग टू वत्सल कि क्या आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश कर दिया है। फिर नाउ वत्सल इज सेइंग, अब अपन को क्या करना है? कॉन्ट्रास्ट में बात, मतलब जो भी कॉन्ट्रास्ट है अगर इन चारों में से वो अपन को चूज़ करना है। तो क्या है देखो, पहला ये चीज़ याद रखना कि फंक्शंस आपने हो पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर। तो फंक्शंस में क्या है कि कॉन्ट्रास्ट हो, एक्सक्लेमेशन हो, कुछ भी हो ना, तो उसके 3-4 मीनिंग, 3-4 वर्ड्स होते हैं। 3-4 वर्ड्स इन द सेंस मतलब अगर आपने ये वर्ड
पढ़ लिए हैं और ये वर्ड याद रख लिए हैं तो वही आपको ढूंढने हैं ऑप्शन में से। अगर आपको ऑप्शन में से ये वर्ड मिल जाते हैं मीन्स दैट इज़ द राइट आंसर, वो सही आंसर है। तो जैसे कि कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो यहाँ पे मैंने 6-7 वर्ड्स लिखे हैं जो आपको याद होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रास्ट जब भी सेंटेंस आएगा तो ये वर्ड्स होंगे, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट पहले क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मतलब एक इसमें ध्यान से समझना कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। देखो कॉन्ट्रास्ट होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, मतलब दो चीज़ों का एक चीज़ ऊपर होगी एक चीज़ नीचे होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगली बार भी एक एग्जांपल लेकर समझाया था फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर। जैसे कि बोला गया है कि आई वर्क हार्ड बट आई फेल द एग्ज़ाम, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की पर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे। कैसे? मतलब मैंने मेहनत की तो ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, कि मैंने मेहनत की बहुत और मैं फ़ेल हो गई तो ये नेगेटिव साइड आ गई, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये है कॉन्ट्रास्ट। अब इसके अंदर वर्ड्स देखो कौन कौन से होंगे। अगर आपको नहीं समझ में, अगर आप वर्ड्स नहीं समझ पाते हो ना तो मीनिंग जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, तो भी आप टिक कर सकते हो। एक चीज़ पॉजिटिव होगी एक चीज़ नेगेटिव होगी। देखो अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या है? बट, येट, दो, ऑल्दो, स्टिल, हाउएवर, डिस्पाइट, इंस्पाइट। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी वर्ड इस चारों के अंदर मिलता है तो वो कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस होगा एंड दैट विल बी राइट। अब देखो यहाँ चलते हैं, सिर्फ नॉर्मल रीडिंग करते हैं। सपोज करो कि आपने इसे लर्न किया हुआ है और अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं। आई ट्राइड सिंसियरली टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, मैंने सिंसियरली कोशिश की थी कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूँ। कोई वर्ड्स है इसमें से? नहीं। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं इल था तो मैं प्रोजेक्ट फिनिश नहीं कर पाया। ठीक है। थर्ड, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट, मिल गया बट, यहाँ पे भी बट है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बट आई कुडेंट फिनिश इट। वापस कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको कि मैंने तो पूरी कोशिश की पॉजिटिव डायरेक्शन बट मैं फिनिश नहीं कर पाया नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव फिनिश इट, तो इसमें भी कोई वर्ड नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं प्रोजेक्ट फिनिश कर लेता, तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लाइन दैट इज़ योर ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको फंक्शंस पे वीडियो चाहिए, जैसे आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो एक फंक्शंस के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको सारे में जो भी टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू दी 8th काव्या, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जस्ट हैव अ लुक प्लीज़। तो मनन और काव्या के कन्वर्सेशन हो रहा है और उसमें जो काव्या है वो मनन से बोल रही है कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, प्लीज़ इस पर एक बार नज़र करो। ठीक है, प्लीज़ हैव अ लुक, उस पर एक बार नज़र करो। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लामेशन। हमेशा याद रखना, कुछ कुछ आपको याद होंगे, या ये तो बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो। ठीक है, नेगेटिव के अंदर आपको नॉट दिखेगा। ठीक है, एक्सक्लामेशन में आपको ये एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा। अब सीधी सी बात है, अगर लिखा है एक्सक्लामेशन में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट गया क्योंकि एक्सक्लामेशन ही नहीं है। जब सेंटेंस एक्सक्लामेशन वाला है तो उसमें मार्क भी तो होना चाहिए, मार्क ही नहीं तो वो सेंटेंस राइट कैसे? तो ये दो तो रॉन्ग हो गए। फिर सी वाला क्या है? हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दिस क्वेश्चन। अब ये जो है ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दिस क्वेश्चन, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए, इसमें फुल स्टॉप आना चाहिए, बट इसमें एक्सक्लेमेशन है तो ये गलत है। क्यों? अब नेक्स्ट वाला पढ़ के समझ में आएगा। देखो, हाउ डिफ़िकल्ट दिस क्वेश्चन इज़, जब भी अपना एक्सक्लेमेशन वाला होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा पीछे सेंटेंस के एंड में इज़, वॉज, आर, ऐसे सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फिर उसमें एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। या फिर सेंटेंस के अंदर वाव, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन वन। ठीक है, तो ये बताने के लिए ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वाले हैं। इसलिए पीछे जिसमें इज़ है, आर है, वॉज है, वर है, ठीक है, वो सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वाले होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसलिए आंसर क्या है? राइट, डी।
ये छोटी छोटी बात है, अगर आपको पता होगी ना, अगर 11th में पता होगी, 10th में पता होगी, तो 12th बोर्ड्स के लिए आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये 9th या 10th से ही आ जाता है। सबके अंदर सेम ही कॉन्सेप्ट है, सब में आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रास्ट है तो ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, कंपैरिजन है तो ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, अभी सीख लेना तो आगे चल के काम आएगी। अब इसके अंदर आपका एक चैप्टर का पैराग्राफ दिया हुआ है, चलो चैप्टर के पैराग्राफ को थोड़ा सा फटाफट क्विकली समझ लेते। क्या लिखा हुआ है? कंगड़ अ विलेज ऑफ 200 फैमिलीज। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को कहते हैं ना, आपको अगर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स रीडिंग का मिल रहा है टाइम, आफ्टर दैट आपको पेपर लिखना है, ठीक है। तो अगर जो ये टाइम को यूटिलाइज करता है, पेपर मिलने के बाद डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं करता, पहले पेपर को रीड करता है, तो उसको बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? जो हमारा ट्रू फॉल्स था उसके अंदर लिखा हुआ था कंगड़ विलेज में 2000 फैमिलीज है, तो अब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने नहीं पढ़ के गए, ऐसे ही चले गए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स थे या नहीं पढ़ पाए, बट फिर भी उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर जिसने ये पढ़ा होगा, ठीक है, 5-10 मिनट यूटिलाइज किया होगा, उसको आंसर मिला होगा कि कंगड़ विलेज में 200 फैमिलीज हैं, ठीक है, जो कहाँ पे रहते हैं? 2000 मीटर की हाइट पे रहते हैं। तो इन्होंने क्या ट्विस्ट कर लिया था, 2000 इधर डाल दिया था। फिर बोला गया ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है लोकल पीपल कैसे मैनेज करते हैं अपने फॉरेस्ट को, मतलब लोकल पीपल संभालते हैं उनके खुद के जंगल को, ठीक है। देन बाय 1977 द फॉरेस्ट ऑफ कंगड़ हैड ऑलरेडी बिकेम डिग्रेडेड, मतलब जो फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा था। डिग्रेड मतलब कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। देन इन दैट ईयर हाउएवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू फेल इट, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया कि डिग्रेड होता है इन द सेंस सड़ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको गिरा देंगे। फेल मतलब गिरा देना। बट जो विलेज की वुमन थी, ठीक है, वो क्या करती थी? हु हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फ्यूल फूडर एंड वाटर बट डिटरमाइंड टू सेव दी लास्ट पैच ऑफ ट्रीज, मतलब जो वहाँ पे 200 फैमिलीज थी उसमें महिलाएं भी थी, तो वो जो महिलाएं थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो महिलाएं क्या लेती थी? लॉन्ग वॉक, मतलब लंबा चल के जाती थी, लंबा डिस्टेंस कवर करती थी, किसके लिए? फ्यूल के लिए, ठीक है। फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं, गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल डीजल होता है फ्यूल, ठीक है। फूडर जो चारा, ठीक है। वाटर मतलब पानी। इन सब के लिए जो वुमन दूर डिस्टेंस ट्रैवल करती थी, उन्होंने ये डिसाइड किया, डिटरमाइन किया, ठीक है। क्या डिटरमाइन किया? कि वो टू सेव द लास्ट पैच ऑफ ट्रीज, कि ये वो जंगल के जो पेड़ हैं उनको बचाएगी, उनको सेव करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। द मैन ऑफ कंगड़ दो वर ऑफर्ड वर्क फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब क्या बोला गया? अगर वहाँ के जो महिला हैं वो एकजुट हो गई थी कि हम फॉरेस्ट को नहीं गिरने देंगे, हम पेड़ों को बचाएंगे, ठीक है, बट अभी उनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको तो तोड़ना था इस एरिया को, ताकि वो फैक्ट्रीज़ में इसको कन्वर्ट कर सके, ठीक है, फैक्ट्रीज़ या हॉस्पिटल कुछ भी बना सके ताकि उनको पैसा मिले। बट वुमेन्स तो एक साथ हो गई थी, जो औरतें थी वो एक साथ हो गई थी, तो उनको तोड़ना था इनको। तो इन्होंने क्या किया? उनके जो फैमिलीज़ में जो मेन थे, मतलब जो मर्द लोग थे, ठीक है, उनको इन्होंने बोला कि हम आपको पैसा देंगे अगर आप इस पेड़ को गिराओगे तो पूरी फैमिलीज़ में से क्या होगा? औरतें प्रोटेक्ट कर रही है, जो मैंने वो गिराने की कोशिश करे, मतलब फैमिली में भी झगड़ा होगा, ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो फॉरेस्ट है वो उसमें भी नुकसान होगा। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने ऑफर्ड किया कंगड़ के मेंस को, ठीक है, क्या ऑफर्ड किया? टू फेल दी ट्रीज को गिराने के लिए। एज अ रिजल्ट इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, मतलब झगड़ा चालू हो गया, किसके बीच में? विलेज के मैन और वुमन के बीच में। इस वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा स्टार्ट हुआ था बिटवीन विलेज मैन एंड वुमन, औरतों और मर्द के बीच में। अब चलो ये समझ लिया हमने, तो अब हम समझते हैं आंसर्स। जो आपके क्वेश्चन है 9 एंड 10, उसको हम समझने की कोशिश करते क्या है। व्हाट वाज द हार्डशिप ऑफ विलेज वुमन? हार्डशिप मतलब क्या होता है? क्या मुश्किल काम औरतें करती थी, ठीक है। तो आप क्या से लिखोगे? यहाँ से लिखोगे द हार्डशिप ऑफ द विलेज वुमन। पहली लाइन यहाँ से आएगी, द हार्डशिप, यहाँ से द हार्डशिप ऑफ विलेज वुमन वॉज, ये उठाओगे, अब लिखोगे टू वॉक, चलना, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे रास्ते चलना, किसके लिए? फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, वाटर के लिए, बस। तो आपका जो आंसर होगा, वो जो आपका आंसर है यहाँ से स्टार्ट होगा, हार्डशिप ऑफ विलेज वुमन वॉज
टू वॉक अलॉन्ग डिस्टेंस फॉर फ्यूल फॉडर एंड वाटर, फुल स्टॉप, खत्म। दिस विल बी द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं। 10th वाला क्या लिखा हुआ है, वाई वॉज देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन ऑफ विलेज। क्यों कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो किसी को नहीं समझ में आता है ना, देखो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लिखा है, मतलब आंसर कहाँ से होगा, आजू बाजू होगा। देखो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वुमन एंड मैन ऑफ द विलेज, तो आंसर आजू बाजू ही कहीं पे होगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट क्या था, झगड़ा क्या था, ठीक है, वुमन और मैन के बीच में जो विलेज के थे। तो आप लोग इसके अंदर आंसर यहाँ से लिखोगे। द मैन ऑफ कंगड़ दो कट जाएगा, ठीक है। द मैन ऑफ कंगड़ वर ऑफर्ड वर्क बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू फेल द ट्री। ये सबसे मेन लाइन है, ये लाइन होनी ही चाहिए कि कंगड़ के मैन को ऑफर हुआ था कि वो ट्रीज को गिरा दे, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलेज मैन एंड वुमन। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आपका आंसर होगा 10th का, ठीक है। ये लोग यहाँ, आप लोग यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि देयर, ठीक है, फिर वॉज आएगा इधर, ये अंदर आ जाएगा। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज दैट द मैन ऑफ कंगड़ वर ऑफर्ड वर्क बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू फेल द ट्रीज। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, पहले क्वेश्चन लिख के आंसर लिखो या ये पूरा लिखो, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग पैसेज है एक और, उसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और उसे आंसर करें, 2 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है। अब अगर आप ये पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक दुकानदार है, कस्टमर एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो बातचीत चल रही है, मतलब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में और अपना कस्टमर के बीच, मतलब ग्राहक और जो ग्राहक की सेवा करता है, ठीक है, जो दुकानदार होता है, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, ठीक है। तो क्या बातचीत चल रही है, यू आर वेलकम क्लिक ऑन द फॉलोइंग फाइल्स, मतलब कि यहाँ पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, CSREP होता है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कस्टमर को, ग्राहक को क्या कह रहा है कि आपका धन्यवाद, आपका वेलकम, ठीक है। क्लिक ऑन दी फॉलोइंग फाइल्स, इस फाइल्स पे क्लिक करें और उसको कॉपी कर दे हार्ट में। तो कौन सी फाइल है, फॉरगिव self.doc, self-esteem.txt, realizeworth.txt, ठीक है, एंड goodness.doc, ठीक है। ये सारी फाइल्स को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है, हार्ट में, मतलब इन सारी फाइल्स को कॉपी करना है आप लोगों को। देन क्या बोल रहा है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, द सिस्टम will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty program। मतलब अगर आप इस फाइल को कॉपी कर देंगे हार्ट के अंदर, तो जो सिस्टम है, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो खुद ब खुद खराब फाइल को, झगड़ालू फाइल को, कॉन्फ्लिक्टिंग, वापस शब्द आया, कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल को पैचिंग करेगा, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, और फॉल्टी प्रोग्राम्स को, खराब प्रोग्राम्स को भी ठीक करने की कोशिश करेगा। ऑल्सो नीड टू डिलीट, और आपको क्या डिलीट करना है, selfcritic.exe, आपको ये फाइल को डिलीट करना है हर डायरेक्टरी से, मतलब हर फाइल से आपको ये वाली फाइल सेल्फ क्रिटिक की जो फाइल है उसको आपको डिलीट करना है। एंड देन एम्प्टी योर रिसाइकल बिन, फिर आपको क्या करना है, खाली करना है, एम्प्टी मतलब खाली करना है रिसाइकल बिन को। सेल्फ क्रिटिक क्या होता है, खुद पे शक करना, तो आपको ये फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद, क्रिटिक मतलब शक करना, आपको ये फाइल को डिलीट करना है सारी बड़ी फाइलों में से, ठीक है। फिर अपना जो रिसाइकल बिन है उसमें से रिसाइकल बिन क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है, डस्टबिन टाइप, उसमें आपको चेक करना है कि ये फाइल प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो उसको वहाँ से भी डिलीट करना है। जैसे कि हमारा नॉर्मल जब हम फ़ोटो खींचते हैं कैमरा के अंदर, तब हम फ़ोटो खींचने के बाद अगर हमें डिलीट करना होता है तो हम वो डिलीट कर देते हैं, बट फिर भी वो एक डिलीटेड फोल्डर में सेव पड़ी हुई होती है। अगर अपन को इसको रिकवर करना है तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो हम उसको वहाँ से भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक रिसाइकल बिन है कि आपने डिलीट कर दिया होगा, ठीक है, आपकी सारी फाइल्स में से, बट अगर वो रिसाइकल बिन में साइड में पड़ी हुई है तो आपको वहाँ से भी उसको क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो यह आपका
था एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। नाउ मूविंग टू 11th वाला क्वेश्चन, विच फाइल डज द कस्टमर कॉपी टू हार्ट। कौन से फाइल को कस्टमर कॉपी करेंगे उनके हार्ट के अंदर। तो सीधा सा कॉपी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखो ध, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अपन ध फाइल्स, ये फाइल जो शब्द है वो इधर आ जाएगा। तो फाइल्स कस्टमर कॉपी टू हिज हार्ट, कौन सी फाइल्स है, फॉरगिव, सेल्फ डॉट डॉग, सेल्फ एस्टीम डॉट txt, रियलाइज वर्थ, ठीक है, एंड गुडनेस डॉट। तो ये जो 4 फाइल्स है, ठीक है, उसको कस्टमर जो है वो कॉपी करेंगे कहाँ पे, हार्ट के अंदर। तो ये आपको लिखना है, द फाइल्स कस्टमर कॉपी टू हिज हार्ट वॉज दिस 4, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देन लिखा हुआ है व्हाट डज द कस्टमर नीड टू डू, कस्टमर को अभी क्या करने की ज़रूरत है। तो द कस्टमर नीड टू, यहाँ से लिखोगे द कस्टमर नीड टू, यहाँ पे लिखा हुआ है तो नीड टू 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार ही लिखेंगे। यहाँ से लिख लो नीड टू डिलीट सेल्फ क्रिटिक डॉट exe फ्रॉम ऑल डायरेक्टरीज, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, आगे भी आप लिख सकते हो। एंड देन एम्प्टी और रिसाइकल बीन, बस रिसाइकल बीन तक आपका आंसर रहेगा। इसने यहाँ तक लिखा है, इट्स ओके, चलेगा, उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, और आपका आंसर रिसाइकल बिन तक होना चाहिए था। यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपन को बताना है कि सेल्फ क्रिटिक को सारी डायरेक्टरी से डिलीट करना है और आपको रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है, ठीक है। फिर मेक श्योर क्या करना है वो तो क्वेश्चन में नहीं पूछा, नीड टू मतलब क्या करने की ज़रूरत है वो अपन ने इसमें बता रहे हैं। तो इसका आंसर कहाँ तक होगा, रिसाइकल बिन तक। नाउ आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपको एक पैराग्राफ है पोयम का, उसका आपको आंसर करना है। पहला है, अगर अपन ने ये समझा होगा, अगर आपने पोयम समझी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मशीन है वो कह रही है कि उसे कुछ पानी चाहिए, कुछ कोल चाहिए और कुछ ऑयल चाहिए, ठीक है। जो वो मांग रही है इज़ ऑल वी आस्क, मतलब जो मशीन मांगती है वो क्या है, पानी, कोल और ऑयल, ठीक है। क्या वो जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है रहने के लिए, बट जो मशीन है उसको एक छोटी सी जगह, 1000 ऑफ एन इंच, उसको एक छोटी सी जगह दे दो, वो वहाँ पे बैठ के भी अपना काम कर लेगी। फिर मशीन कह रही कि आप जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसे कुछ टास्क दो करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको 24 आवर्स तक सर्व करेगी, मतलब आपको सेवा देगी 24 घंटे तक। जो भी आपका काम होगा उसे काम ख़त्म करेगी, फिर ही वो रेस्ट मोड में जाएगी, ठीक है, तब तक वो काम करती रहेगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट डू द मशीन आस्क फॉर, मशीन क्या मांग रही है। तो द मशीन आस्क फॉर क्या मांग रही है, वाटर, कोल एंड ऑयल, ये इसका आंसर है। देन हाउ विल द मशीन सर्व यू, मशीन आपको कैसे सर्व करेगी, उसमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो आएगा द मशीन्स विल सर्व यू, मतलब इंसान है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अस के अंदर। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, अगर यू को आपने कन्वर्ट किया है अस के अंदर तो ही इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो आएगा द मशीन विल सर्व अस 4 and 24 आवर्स अ डे, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, उसी जगह पे आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो पोयम के अंदर है, बट जब हम लिख रहे हैं तब वो सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ क्लिपिंग की तरफ। न्यूज़ क्लिपिंग ये पैराग्राफ है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ना। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है विच रेल स्टेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 100 इन द कंट्री, कौन सा स्टेशन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया है टॉप 100 कंट्री के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, टॉप 100 कंट्री यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो यहीं पे आंसर होगा अपना, देखते हैं कहाँ आंसर, अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन, आपका आंसर यहाँ से होगा। अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इन द कंट्री, इस स्टेशन को इंक्लूड नहीं किया, मतलब डाला नहीं गया है टॉप 100 इन द कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ से कॉपी करो तो बैरिंग नहीं आएगा, अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन ये कट जाएगा, ठीक है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इन द कंट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड कैरीड आउट सर्वे ओवर रेल स्टेशन, किसने सर्वे किया रेल स्टेशन के ऊपर। सर्वे क्या होता है, बहुत सारी जानकारी लेके उसको इकट्ठा करके पेपर पे देखने का होता है सर्वे, ठीक है। जो कुछ लोग करते हैं घर घर जाके सर्वे लेते हैं, ठीक है।
तो ऐसा ही सर्वे किसने किया था रेल स्टेशन के ऊपर? तो इसका आंसर है यहाँ से, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, हैड कैरीड आउट सर्वे ओवर 400 रेल स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थी उन्होंने 400 रेल स्टेशन के ऊपर सर्वे किया था, उनकी जानकारी निकाली थी। तो यहाँ पे आप हु की जगह पे सिर्फ सिंपल सा आंसर लिखोगे, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैड कैरीड आउट सर्वे ओवर रेल स्टेशन। जिसने 400 भी लिखा है इट्स ओके, बट ऐसे प्रॉपर आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैड कैरीड आउट सर्वे ओवर रेल स्टेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, which station are among the top 10 clean station? कौन से 10 टॉप 10 क्लीन स्टेशन है? कौन से 10 आपके अच्छे वाले सफाई किए हुए रेलवे स्टेशन है? तो उसके नाम देख सकते हैं आप, गांधीधाम, जामनगर, सूरत, कालूपुर रेलवे स्टेशन। जो ये सारे स्टेशन है, ये कौन सा स्टेशन है? सॉरी, गांधीधाम, जामनगर, सूरत, राजकोट, अंकलेश्वर, जो ये है, ये अमॉन्ग दी टॉप 10 क्लीन स्टेशन है। तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? आंसर स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, गांधीधाम, जामनगर, सूरत, राजकोट, अंकलेश्वर आर अमॉन्ग दी टॉप 10 क्लीन स्टेशन, फुल स्टॉप। दिस विल बी द आंसर 17। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सबसे खतरनाक सेक्शन आप लोगों के लिए, सबसे स्कोरिंग सेक्शन। इसके अंदर है टेंसेस, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायलॉग को कन्वर्ट करना है। डायलॉग मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन, जो बातचीत हो रही है उसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। सबसे पहले आप इधर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? टीचर इज सेइंग समथिंग टू द स्टूडेंट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टीचर एक है, ठीक है, वन टीचर, क्योंकि टीचर्स एस नहीं है। स्टूडेंट भी क्या है? एक है, पीछे एस नहीं है, बहुत सारे नहीं। तो किसमें किसकी बात चल रही है? एक की बात चल रही है। तो इसके अंदर एक स्टूडेंट की बात चल रही है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है। ये चीज़ याद रख के आपको इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब क्या लिखा हुआ है? पहला, टीचर क्या बोल रही है? टीचर बोल रही है व्हाई आर यू नॉट रीडिंग, मतलब टीचर पूछ रही है, आस्किंग, मतलब टीचर आस्क्ड। क्या टीचर पूछ रही है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये मैं अभी सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ, बाद में समझाऊंगी करेक्ट क्या है लिखने का पैटर्न। अभी सिर्फ ध्यान लगाओ कि कैसे हमें सोचना है और कैसे फिर लिखना है। तो अभी सोचना कैसे, वो देखो, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? टीचर पीछे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मतलब वो पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? अगर वो पूछ रही है तो स्टूडेंट जवाब दे रहा है, तो आएगा रिप्लाइड। क्या जवाब दे रहा है? आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। फिर वापस टीचर पूछ रही है, तो आएगा अगेन आस्क्ड। क्या पूछ रही है? वेयर इज इट, कहाँ पे है? तो स्टूडेंट रिप्लाई दे रहा है, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, मैं भूल गया बुक लेके आना, ठीक है। तो ये था डायलॉग, कन्वर्सेशन। अब आपने समझ लिया, अपने मन के अंदर ट्रांसलेट किया कि टीचर पूछ रही है, स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, एक की टीचर है, एक की स्टूडेंट है। अब अगर हम इसका समझने जाएं इसका आंसर कैसा होगा, तो इसका देखो आंसर फॉर्मेट। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट, जो मैंने बताया था आपको, द टीचर आस्क्स, किसको पूछ रही है? द स्टूडेंट। क्या पूछ रही है? व्हाई ही वॉज नॉट रीडिंग, व्हाई ही वॉज नॉट रीडिंग। अब देखो, आप अपने में जाओ, अपने उसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। WH जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे वॉट, वर, वो सारे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसमें भी वाई का वाई ही रहेगा, ठीक है। आर जो है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आर आपका कन्वर्ट हो रहा है ही वॉज, ठीक है, मतलब आर हट जाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे आएगा, आर कट हो जाएगा, उसकी जगह पे यू जो है आपका वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वॉज लग जाएगा, क्योंकि वो एक ही है, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे होते तो ही वर, तो वर यूज, दे वर यूज होता, ठीक है। अगर वो यू कन्वर्ट हो रहा है ही में, ठीक है, और लग रहा है वॉज नॉट रीडिंग, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है? टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वॉज नॉट रीडिंग, ऐसे आपको चेंज करना है। व्हाई लगाओगे क्योंकि WH क्वेश्चन है, ये पता है सबको, ठीक है। जो दे क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बहुत सारा नहीं है, वो एक की स्टूडेंट है, तो लगेगा ही, ठीक है। वर नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारा नहीं है, एक ही, तो लगेगा वॉज नॉट रीडिंग, क्यों नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या है उसके अंदर, देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है। स्टूडेंट कह रहा है आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है, मतलब स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। क्या रिप्लाई कर रहा है? रिप्लाइड दैट, ये पता है अपन को, अपन लगाते हैं दैट, ही वापस आएगा, ही डिडंट हैव अ बुक, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ही डिडंट हैव अ बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे डोंट है, तो डोंट
कन्वर्ट हो जाएगा डिडंट में, बस यही आंसर है। आई कन्वर्ट हो जाएगा ही के अंदर, ये दो चेंजेस होंगे। ही डिडंट हैव अ बुक, सेम कॉपी। फिर टीचर वापस पूछ रही है, क्या पूछ रही है, वेयर इज इट, वो कहाँ पे है, आपकी किताब कहाँ पे है। तो बच्चा क्या रिप्लाई दे रहा है, टीचर अगेन आस्क्ड, वापस अपन यूज़ करेंगे क्योंकि दोबारा पूछ रही है इसलिए अगेन लगाएंगे। अगेन आस्क क्या, वेयर इट वॉज। सिंपल सा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है सिंपल सा, कि जो वॉज जो इस था वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में और वो चला जाएगा बाहर, ठीक है। वेयर इट वॉज, क्योंकि अगर वेयर इज इट है तो वो तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हमको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। वेयर इट वॉज, वो कहाँ है। तो अब स्टूडेंट क्या रिप्लाई दे रहा है वापस से, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। देखो स्टूडेंट रिप्लाइड, क्या रिप्लाई दे रहा है, दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही के अंदर, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, सेम कॉपी हो जाएगा। क्लियर। जो आपका फॉरगेट है, ठीक है, जो फॉरगेट मतलब जो ई है, एक मिनट मैं इसको साफ कर लेती हूँ। अब देखिए जो इसमें फॉरगेट है, FORGET, ये प्रेजेंट टेंस में, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे फॉरगॉट, ओ लग जाएगा। तो बस इतना सिंपल से चेंज होगा। इस कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, डोंट कन्वर्ट हो जाएगा डिड में, ठीक है, ठीक है, डिडंट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ही वॉज लगेगा यू की जगह पे। तो ये था आपका सेक्शन डी का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं टू दी सेक्शन ई। अब जो ये सेक्शन ई है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले समझने की बात है कि पूछ क्या रहा है, कि ये क्वेश्चन है क्या। तो एक क्वेश्चन है आपका डेटा कन्वर्जन, मतलब जो भी आपको डेटा गिवन होगा, डेटा कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, मतलब आपको दिया जा सकता है टेबल फॉर्मेट, ठीक है, आपको ग्राफ दे सकते हैं, आपको पाई चार्ट दे सकते हैं, आपको इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। उसमें जो भी डेटा होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है लाइन्स में, उसको आपको ट्रांसफर करना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, तो आपको उसको पैराग्राफ में लिखना है। जो टेबल का डेटा होगा, ठीक है, जैसे कि ये टेबल का डेटा है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है पैराग्राफ के अंदर। क्लियर। जो अगर पाई चार्ट दिया होता है, सपोज ऐसा पाई चार्ट होगा, ठीक है, तो आपको इसको भी ट्रांसफ़र करना है सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। देन अगर आपको ग्राफ दिया जाता है तो उसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है इन दी पैराग्राफ। तो अब इसमें क्रिकेटर्स के बारे में बात की हुई है और इसके अंदर सिंपल है, सबको आता होगा क्योंकि सबसे इजी चीज़ है। स्कोरिंग फॉर 4 मार्क्स यू कैन स्कोर आराम से 3-3.5। अब सबसे चीज़ मैं जो बता रही हूँ आई होप आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो पता ना, इस पर नई वीडियो बना देंगे, बट जितना मेरे को पता है इतना सबको ही आता होगा। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी है तब आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का डिवीज़न कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ये 6 के 6 क्रिकेटर्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपकी लाइन क्या होगी कि जो डेटा गिवन है वो किसके बारे में है, वो क्रिकेटर्स के बारे में है, ये पहली लाइन होगी, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, आप ये लिखोगे कि सुनील गावस्कर इज़ अ क्रिकेटर एंड द क्रिकेटर नेम सुनील गावस्कर प्लेड 125 मैचेस, उसने 125 मैचेस खेले एंड स्कोर्ड 10122 रन्स एंड मेड 34 सेंचुरीज एंड गॉट 34 सेंचुरीज, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ऐसे करके आपको 6 के 6 लिखने हैं क्रिकेटर्स के बारे में। मतलब अगर इसके अंदर ये जो आप एक मतलब 1 और 2 लिखते हो, मतलब अगर आप सुनील गावस्कर और MS धोनी के बारे में लिखते हो तो यू विल गेट 1 मार्क, ठीक है। राहुल द्रविड़ और VS लक्ष्मण के बारे में 1 मार्क, मतलब कि 2 क्रिकेटर्स के अगर आप लिखते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। हर क्रिकेटर आधा आधा मार्क है। तो अगर आपने 6 के 6 लिखे तो आपको आराम से 3 मार्क मिलेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपरली है लिखा हुआ, तो आपको आराम से 3 मार्क मिलेंगे। और 1 मार्क किसका है, मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन लिखी होनी चाहिए, उसका है। फिर आपको क्या लिखना है कि सबसे लो टेस्ट मैचेस किसने खेले, सबसे कम MS धोनी ने खेले। सबसे लो रन स्कोर किसका है वो लिखना है। सबसे लो सेंचुरीज किसने बनाई उसका नाम लिखना है। ऐसे बना के द लोवेस्ट टेस्ट मैच प्लेड बाय डैश क्रिकेटर, फिर आपको हाईएस्ट लिखना है। तो जो ये चीज़ें हैं ये आपकी 1 मार्क के अंदर चली जाएगी कि आपको सबसे लोवेस्ट के बारे में लिखना है और सबसे हाईएस्ट के बारे में लिखना है। एंड आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है वो भी मेंशन कर सकते हो। तो जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन करते हो, जो आपकी क्रिएटिविटी मेंशन करते हो, लो लिख के, हाई लिख के, ठीक है, आपका क्रिकेटर कौन सा अच्छा, किसने सबसे अच्छा खेला, वो सब जो चीज़ें हैं वो 1 मार्क के अंदर जाएगी। तो इस हिसाब से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पेपर सोल्यूशन।
तो आप इसको सॉल्व करिए एक बार बैठ के खुद से, दोबारा वीडियो देखना हो दोबारा वीडियो देखिए, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होंगे आप, ठीक है। फर्दर डिस्कशन अगर करना हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, लाइक आपका डेटा कन्वर्जन, इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप इस पर डाल सकते हैं, हम कवर करेंगे इन दी फर्दर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू ऑल।